नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी के शर्मा गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा से वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक हूँ। अभी मैं एम.कॉम द्वितीय सेमेस्टर के विषय एडवांस स्टैटिस्टिक्स के इकाई 4 में से गुण नियंत्रण, सांख्यिकी गुण नियंत्रण अध्याय के बारे में अपना वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये वास्तव में देखा जाए तो आज का जो युग है वह प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस प्रतिस्पर्धा के युग में वही उद्योग अपने उत्पाद को बेचने में सफल हो सकता है या मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सफल हो सकता है जिन्होंने अपने क्वालिटी को मेंटेन किया है। तो उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए पूर्व में एक प्रमाप निश्चित कर लिया जाता है। प्रमाप का तात्पर्य ये होता है कि सामान्यतः उस कंपनी के द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पाद किस गुण के होंगे, क्या उनकी साइज होगी, क्या उनका आकार, प्रकार और रंग होगा, इनके बारे में पहले से ही तय कर लेना और उसी के ही अनुरूप अपने उत्पादन के कार्यों को दिशा देना, गति देना, यह एक प्रकार से प्रमाप का भाग होता है। जब उत्पादन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब ये जांचने की आवश्यकता होती है कि वास्तव में हमारे जो निर्मित इकाइयाँ हैं वो पहले से तय किए गए प्रमाप के अनुरूप हैं या नहीं हैं। तो इसमें ये चीज़ देखने में आती है कि कुछ वस्तुएं प्रमाप से भिन्न भी हो सकती हैं और कुछ वस्तुएं प्रमाप के अनुरूप भी हो सकती हैं। पर स्थिति ये होता है कि प्रत्येक व्यवसायी यह चाहता है कि वह व्यवसाय में लंबे समय के लिए टिके रहे। उत्पादनकर्ता यह चाहता है कि वह व्यवसाय में लंबे काल तक उसका व्यवसाय चलता रहे, तो इसके लिए वह प्रमापित वस्तुओं का ही उत्पादन करता है। और प्रमाप के निश्चित करते समय एक और भी बात तय कर ली जाती है कि वो कौन सी उच्च सीमा होगी और निम्न सीमा होगी, जिसके परे अगर उत्पादन होता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाए। तो जो वस्तुएं उत्पादित होती है वो इन्हीं उच्च और निम्न सीमाओं के बीच में अगर हो तो उनको स्वीकार कर लिया जाता है। इसको शक्य सीमा या स्वीकार्य सीमा कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं, इस पर एक इस प्रकार से हमने तैयार किया है कि स्पष्ट रूप से ये नहीं आ पा रहा है। तो ये तो हो गया कि ये प्रमाप से कैसे उत्पादन किया जाता है, प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से होता है। अब ये चीज़ समझने की है कि ये गुण नियंत्रण या सांख्यिकी गुण नियंत्रण क्या है। तो यदि कभी वस्तुएं प्रमापित स्तर से कम या ज़्यादा का हो जाए तो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, उस पर तत्काल नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। और इसी को नियंत्रित करने के लिए, यानी वस्तु के गुणों को नियंत्रित करने के लिए जब सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग किया जाता है तो उसको सांख्यिकी गुण नियंत्रण कहा जाता है। वास्तव में इसकी परिभाषा देते हुए ये कहा गया है कि यह गुण नियंत्रण यानी सांख्यिकी गुण नियंत्रण उपकरणों के उस समूह के रूप में जाना जाना चाहिए जिसमें निर्दिष्टीकरण, उत्पादन एवं नियंत्रण के प्रकार से संबंधित निर्णय प्रभावित होते हैं। यानी यह एक प्रकार से यहाँ पर जब हम सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग करते हैं, जो सांख्यिकी की प्रमुख विधियाँ हैं जैसे माध्य है, दैव निदर्शन है, आंकड़ों का संग्रहण है, समूहीकरण है, प्रमाप विचलन है, प्रमाप विभ्रम है, संभावना सिद्धांत है, इत्यादि इत्यादि सांख्यिकी उपकरणों का हम वस्तु के गुणों को नियंत्रित करने में प्रयोग करते हैं। तो जब उत्पादन के क्षेत्र में
यानी वस्तु के गुणों को नियंत्रित करने के लिए सांख्यिकी की विधियाँ व्यवहार में लाई जाती है, तो इसे ही सांख्यिकी गुण नियंत्रण कहते हैं। अब इसके हम देखते हैं प्रमुख तत्व। ये प्रमुख तत्व, इसके उद्देश्य, दैव न्यायादर्श का प्रयोग, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, निर्णय, उसके बाद आता है समन्वय। अब इसकी प्रत्येक पॉइंट को देखते हैं। उद्देश्य, तो ये गुण नियंत्रण के अंतर्गत एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के गुण नियंत्रण के कार्य किए जाते हैं। उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी इकाई है वह प्रमापित, उत्पादित इकाई है वह प्रमापित इकाइयों के अनुरूप है या नहीं है, इस बात को देखा जाता है। यही इसके अंतर्गत उद्देश्य होता है। फिर दैव न्यायादर्श का प्रयोग, देखिए गुणों को नियंत्रित करने के लिए या तो एक एक इकाइयों को जांचा जाए, परखा जाए, जो कि बहुत ही दुष्कर कार्य है या असंभव कार्य है और कभी कभी ये पूरा नहीं हो सकता, तो इसके लिए दैव न्यायादर्श की विधियों का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को नमूना के रूप में ले लिया जाता है जिसको जांचा जाता है और देखते हैं कि यदि वह प्रमाप के अनुरूप है तो बाकी अन्य को हम पास कर देते हैं, यानी उसको उत्पादन, सही उत्पादन के रूप में मान लेते हैं। अगली विधि है कि इसमें सांख्यिकी के विधियों का प्रयोग। तो जो मैं पूर्व में बतलाया, सांख्यिकी की विधि यानी दैव निदर्शन की विधि है, आंकड़ों के संग्रहण की विधि है, समूहीकरण की विधि है, माध्य की विधि है, प्रमाप विचलन की विधि है, संभावना सिद्धांत है, इत्यादि इत्यादि चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए हम गुणों को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है निर्णय प्रक्रिया। तो निर्णय के अंतर्गत ये देखा जाता है कि हम उन चीज़ों को, उत्पादित वस्तुओं को स्वीकार करें या न करें, यदि उनमें कोई विचलन है तो उसके कारण क्या है और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए हमको क्या उपाय अपनाना चाहिए, इनका भी यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। और आखिरी आता है समन्वय। तो इस प्रक्रिया को अपनाए जाने से उद्योग के सभी विभागों में, यथा उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, विज्ञापन विभाग, इन सब में स्वयमेव समन्वय स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य गुणों का सतत नियंत्रण, दूसरा प्रमापों का निर्धारण, तीसरा प्रमापों के अनुरूप निर्माण, विचलन कारणों को ज्ञात करना, श्रमिकों में सजगता उत्पन्न करना, अपव्यय को रोकना और बचत प्राप्त करना, शोध कार्य करना। तो ये जब गुण नियंत्रण की विधि किसी संस्था में अपनाई जाती है तो उनके गुणों का सतत नियंत्रण किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक समय में उत्पादन के गुणों को जांचा जाए और बाद में उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो व्यवसायी हैं, साहसी हैं, वे व्यापार में किसी एक निश्चित समय के लिए नहीं आते। उनको व्यापार में लंबे समय तक के लिए जुड़ा रहना पड़ता है और अपने उत्पादन कार्य को जारी करना पड़ता है। इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा ही उस उद्योग में चलते रहते हैं। दूसरी पॉइंट हम देखते हैं प्रमापों का निर्धारण। तो इसका उद्देश्य है प्रमाप इसमें निश्चित किए जाते हैं, उसी प्रमाप के अनुरूप उत्पादन के कार्य को गति दी जाती है। तीसरा विचलन कारणों को ज्ञात करना। अगर प्रमाप हम निश्चित किए हैं उससे कोई विचलन आ रहा है तो उनके कारणों को जांच किया जाता है। अगले पॉइंट में श्रमिकों में सजगता उत्पन्न करना। तो जब निरीक्षण के कार्य लगातार होते हैं, सतत रूप से होते हैं, तो श्रमिक सतर्कता बरते रहते हैं। न तो सामग्री का अपव्यय होगा, न मशीनों का गलत प्रयोग होगा और न श्रम घंटों की हानि होगी। इसलिए श्रमिक पूरी सजगता के साथ काम करते हैं। अगला आता है इसमें अपव्यय रोकना और बचत को प्राप्त करना। चूँकि इस विधि में लगातार निरीक्षण के कार्य चलते रहते हैं, प्रमाप को लेकर हमेशा सजगता बरती जाती है, इसलिए इसमें निरीक्षण स्वयमेव होते रहते हैं और अपव्यय रुक जाता है, साथ ही साथ बचत की प्राप्ति होती है। अगला शोध कार्य करना। इसमें यानी इस विधि के अंतर्गत जो नियंत्रण चार्ट है उसकी सहायता से हमको कई महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी होती है और उनमें जो कमी आई है उसको दूर करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाने की भी
हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं दोस्तों इसके लाभ या महत्व के बारे में। तो इसके लाभों की चर्चा करते हुए देखेंगे, पहला गुणों में समरूपता। इस विधि को अपनाए जाने से उद्योग के उत्पादित वस्तु के गुणों में समरूपता आती है, जो कि एक व्यवसाय के उत्पाद के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। त्रुटियों की शीघ्र खोज। अगर किसी कारण से प्रमापित इकाइयों की तुलना में कोई विचलन उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे विचलन के क्या कारण हैं, इसके बारे में बहुत ही जल्दी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में जांच ही एकमात्र विधि है। देखिए, प्रमाप से अंतर के कारणों की जांच की यहाँ पर दो प्रमुख विधियाँ प्रचलित होती है। या तो प्रत्येक इकाइयों को एक एक करके जांच कर लिया जाए, जो कि बहुत ही कठिन है। दूसरी जांच की विधि होती है कि उनमें दैव आधार पर उनका जांच किया जाए। कुछ इकाइयों के समूह को लिया जाए एट रेंडम और उनकी जांच कर ली जाए। तो ये दोनों ही विधि यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अधिकांश उद्योगों में और कहा जाए तो प्रमुख रूप से ये दैव निदर्शन की विधि ही उचित है। जैसे यदि हम माचिस उद्योग का उदाहरण लें, अगर एक एक इकाइयों के जलने की क्षमता का हमको जांच करना हो तो उनको जला जला कर देखना होगा और पूरे के पूरे हमारे प्रोडक्ट नष्ट हो जाएंगे। तो ये विधि एक एक इकाइयों को गिनने की विधि अव्यवहारिक भी है और विनिमय साध्य भी है और यह असंभव भी है। इसलिए दैव न्यादर्श के आधार पर इनके निरीक्षण की विधि अपनाई जाती है। अगली विधि में हम आते हैं समय, शक्ति तथा धन की बचत। इसमें न्यादर्श निरीक्षण होते हैं, इसके कारण से समय, शक्ति और धन की बचत भी होती है। अगला है परिवर्तित प्रक्रिया का प्रभाव। अगर कोई प्रक्रिया में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण से प्रमाप में विचलन होती है तो तत्काल उसकी जानकारी हमको गुण नियंत्रण चार्ट की सहायता से मिल जाता है और सुधारात्मक कार्य अपनाए जाते हैं। फिर आता है निर्माता एवं उपभोक्ता की जोखिम का संतुलन। देखिए, यहाँ पर निर्माता और उपभोक्ता दोनों की जोखिम भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। निर्माता की जोखिम यह होती है कि यदि प्रमाप से ऊंचे स्तर के उत्पाद निर्मित हो गए हैं तो ऐसे स्थिति में उनका लागत अधिक होगा, तो क्या इन चीज़ों को निर्माण में रहने दिया जाए। दूसरी ओर उपभोक्ताओं की जोखिम ये होती है कि अगर उनकी जो इच्छित क्वालिटी की मात्रा है उससे निम्न क्वालिटी की वस्तुएं अगर उनको उपलब्ध करा दी जाती है तो क्या वे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो इस विधि में इन्हीं दोनों चीज़ों का संतुलन हो जाता है। क्योंकि निर्माण को प्रमाप के अनुरूप नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, अतः उपभोक्ता और निर्माता दोनों की जोखिम इसमें संतुलित हो जाती है। अगले हम देखते हैं समन्वय में सहायक। आखिरी पॉइंट है ये समन्वय में सहायक। ये जो विधि है वह समन्वय में किस प्रकार से सहायक है, चूँकि प्रमाप से हम सतत ही विचलन का अध्ययन करते रहते हैं और वस्तुओं का उत्पादन हमारे प्रमाप के अनुरूप हो, इसका हम सतत प्रयास करते रहते हैं। इसलिए सभी विभाग के कार्यों पर निरीक्षण जरूरी होता है। तो सभी विभागों के कार्यों पर जब निरीक्षण होता है तो श्रमिक से लेकर निरीक्षक तक तथा सहायक प्रबंधक से लेकर के उस विभाग के विभागीय प्रबंधक तक सभी सतर्क रहते हैं और उनमें ये भय रहता है कि हमारे गलत कार्य तत्काल पकड़ लिए जाएंगे और कहीं पर भी अगर निर्माण में दोष आता है तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे सोच आने से स्वयं ही नियंत्रण की विधि इसमें स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो गुण नियंत्रण है, गुणों को नियंत्रित करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग या सांख्यिकी विधियों का प्रयोग वर्तमान समय में उपयोग में लाया जा रहा है और यह सांख्यिकी का एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रयोग है और इससे पूरा समाज लाभान्वित है। आशा करता हूँ कि यह आपके गुण नियंत्रण की धारणा को समझने में यह वीडियो सहायक होगा। धन्यवाद दोस्तों।